हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम कुमारी आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग जो है इतिहास की सीरीज़ स्टार्ट किए। इतिहास यानी हिस्ट्री की सीरीज़ में हम लोग अभी जो है एंशिएंट हिस्ट्री को लेके चल रहे हैं। एंशिएंट हिस्ट्री के बाद मिडाइवल और फिर हम लोग मॉडर्न में आएंगे, क्योंकि मॉडर्न से जो है सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। किसी भी एग्ज़ाम को उठा करके देख लीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए हम लोग जो है स्टेप बाय स्टेप एंशिएंट, मिडाइवल और फिर मॉडर्न की तरफ बढ़ेंगे। तो एंशिएंट हिस्ट्री में दोस्तों हम लोग जो है कल की क्लास में जो यानी कल से क्लास ये स्टार्ट हुई है, तो कल की क्लास में जो है हम लोग दोस्तों आप पाषाण काल के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो पाषाण काल में क्या पढ़े थे दोस्तों? तो पाषाण काल में हम लोग पढ़े थे कि किस प्रकार से जो है पाषाण काल आपका प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है और उसकी क्या विशेषताएं थी, सारा कुछ हमने कल की क्लास में डिस्कशन हम सब किए थे। तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जा कर के जो है पाषाण काल वाली वीडियो ज़रूर देखें। आज जो हम लोग दोस्तों जो आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है सिंधु घाटी सभ्यता, तो हम लोग उसके बारे में जानेंगे। आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता क्यों आती है दोस्तों? तो चलिए हम लोग पहले इसको जान लेते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल को पहले हम लोग जानेंगे, फिर आदि ऐतिहासिक काल को जानेंगे। तो प्रागैतिहासिक काल की परिभाषा में हमने कल क्या देखा था कि ऐसे प्रमाण जो लिखित नहीं हो यानी अलिखित हो, ये मीन्स कुछ वस्तुएं कुछ सामान मिले हो, लिखित कोई साक्ष्य नहीं मिला हो, तो ऐसे इस काल के अंतर्गत इसको हम लोग क्या रखते हैं? प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं ऐसी चीज़ों को। और ऐसे सबूत, ऐसे साक्ष्य, ऐसे प्रमाण जहाँ लिखित भी हो अलिखित भी हो, किंतु उस लिखित प्रमाण को पढ़ा नहीं जा सका हो किसी भी विद्वान के द्वारा, किसी भी इतिहासकार के द्वारा, तो यानी चाहे भाषा से संबंधित प्रॉब्लम हो, लिपि से संबंधित प्रॉब्लम हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रॉब्लम के वजह से जो उस चीज़ को पढ़ा नहीं जा सका हो, तो उसको हम लोग आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, तो वहाँ जो कुछ भी मिला है अब तक किसी भी विद्वान के द्वारा, किसी भी इतिहासकार के द्वारा पढ़ा नहीं जा सका है। तो इसलिए जो यह आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, ये जो आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जो ये सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता आती है, तो इसको हम लोग डीपली आज जानेंगे और इसको हम लोग 2 क्लास में ख़त्म करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये लंबा चैप्टर है और ये इम्पॉर्टेंट भी है दोस्तों। हर एग्ज़ाम में लगभग इससे 1-2 प्रश्न जरूर रहता है। तो हम लोग इसको डीपली जानेंगे और इसको 2 क्लास में ख़त्म करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग ये जानेंगे, यानी इसका बेसिक चीज़ जानेंगे, और उसके बाद कल की क्लास में हम लोग इसकी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जो भी अवस्थाएं हैं, इसका विनाश किस प्रकार से हुआ, तो कल की क्लास में हम लोग ये सब जानेंगे। तो आज जो हम लोग दोस्तों सबसे पहले ये जानेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता है या जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे आश्चर्यजनक सभ्यताओं में मानी जाती है। इसको आश्चर्यजनक इस अर्थ में लेते हैं दोस्तों कि हम लोग यानी कि 1921 में जो है दयाराम साहनी के द्वारा जो हड़प्पा नगर की खोज की गई थी, जो कि अभी पाकिस्तान में है, किंतु उस समय जो यह भारत का ही हिस्सा था। तो जब तक हड़प्पा नगर की या हड़प्पा सभ्यता की खोज नहीं की गई थी, तो तब तक हम लोगों के मन में था, यानी लोगों की इस बात की जानकारी थी कि जो वैदिक सभ्यता है वह सबसे पुरानी सभ्यता है अब तक की। किंतु जब हड़प्पा की खोज हुई तो पता चला कि वैदिक सभ्यता से भी यह पहले की सभ्यता है। तो आश्चर्यजनक इस बात के लिए इसको कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो वैदिक सभ्यता है वह वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। वहाँ लोग कृषि करते थे, पशुपालन करते थे, झोपड़ियों में रहते थे, गाँव में रहते थे, यानी शहरीकरण वहाँ नहीं था, व्यापार ना के बराबर था। किंतु हम लोग जानते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है तो वह उन लोगों का मतलब कृषि भी करते थे, किंतु उनका मुख्य जो कार्य क्या था? व्यापार था। और वो नगर नियोजन के लिए जाने जाते हैं। मतलब उनकी जो विशेषता है सिंधु घाटी सभ्यता की, वो मतलब अब के काल में जिस प्रकार से नगर नियोजन व्यवस्थित ढंग से है, उस काल में यानी आप आश्चर्य कर सकते हो कि समझिए वैदिक काल जो ग्रामीण सभ्यता था, उससे पहले की हम लोग सभ्यता की बात कर रहे हैं। उस टाइम में वहाँ के लोगों का नगर नियोजन उच्च कोटि का था। गलियाँ, नलियाँ, सड़कें और जो भी स्नानागार हो, आपका अन्नागार हो, सब कुछ एकदम व्यवस्थित तरीके से था। मीन्स सब कुछ ऐसे था जैसे कि अब के टाइम में है। तो ये आश्चर्य की ही बात है दोस्तों, एक नगरीय सभ्यता
जो आरंभ में थी उसके बाद कोई ग्रामीण सभ्यता आई। तो ऐसा कैसे हो सकता है? मीन्स अक्सर होता है कि लोग स्टेप बाय स्टेप, चाहे कोई सभ्यता हो, कोई साम्राज्य हो, कोई राज्य हो, वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है, उसका विकास होता है, उसका वृद्धि होता है। किंतु यहाँ पे एक नगरीय सभ्यता आरंभ में थी, उसके बाद एक ग्रामीण सभ्यता आई। तो इसलिए इसको आश्चर्य की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि एक नगरीय सभ्यता के बाद उसका विकास होना चाहिए, वो और बढ़ना चाहिए। जो चीज़ व्यवस्थित तरीके से थी वो व्यवस्थाएं और बढ़नी चाहिए, किंतु सारा कुछ अचानक से ख़त्म हो गया और फिर से वो लोग मतलब ग्रामीण जीवन, यानी वैदिक सभ्यता के लोग ग्रामीण जीवन जीने लगे। तो ये इसीलिए इसको आश्चर्य अर्थ में देखा जाता है। इसको इस अर्थ में भी समझ लीजिए दोस्तों, अभी हम लोग नेट यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन, आपका टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आप कहीं हैं, आप कहीं बैठे बैठे बात कर सकते, सिर्फ बात ही नहीं कर सकते, एक दूसरे को देख सकते हैं, और भी बहुत चीज़ में। तो लाइफ जो है बहुत फास्ट हो गई है, बहुत आसान हो गई है। अब आप कल्पना करो कि इतनी फास्ट लाइफ है, हम लोग इतनी अच्छी तरीके से जी रहे हैं, सारा कुछ हम लोगों के पास सारा सामान है, सुख सुविधा का, हर चीज़ हम लोग आसानी से कर पा रहे हैं, हर चीज़ हमारे पास आसानी से अवेलेबल है। और ये अंदाज़ा लगाओ कि ये सारा कुछ अचानक ख़त्म हो जाए, एकदम जीरो पर आ जाए, और हम लोग फिर से जो है एकदम से गांव में निवास करने लगे, कृषि करने लगे, पशुपालन करने लगे। तो ये आश्चर्य की ही बात कह सकती है। इसलिए इसको आश्चर्य के अर्थ में यानी इस तरीके से देखा जाता है कि एक नगरीय सभ्यता के बाद एक ग्रामीण सभ्यता का यानी अभ्युदय होता है। तो चलिए हम लोग ग्रामीण सभ्यता जो कि वैदिक सभ्यता है, उसके पहले की सभ्यता जो कि सिंधु घाटी की सभ्यता है, उसके बारे में हम लोग आगे जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके बारे में आज हम लोग बेसिक जानेंगे। मीन्स किनके द्वारा कौन से स्थान खोजे गए, और वो किस नदी के तट पे है, और उससे यानी उस स्थान से क्या साक्ष्य मिले हैं, और वह स्थान वर्तमान में कहाँ है। क्योंकि अक्सर जो है आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा करके देखिए तो ज़्यादातर प्रश्न इसी सब से आता है कि कौन जगह कहाँ है, वहाँ क्या मिला है, उनकी खोज किनके द्वारा हुई, किस ईस्वी में हुई। क्योंकि देखिए अब जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो इतना आसान नहीं रहा, बेरोज़गारी इतना अधिक है कि कंपटीशन लेवल अपने आप ही बढ़ गया है। तो सरकारों को क्या चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए बेस्ट। मीन्स अगर कैंडिडेट नहीं है, कैंडिडेट कम है, तो जो मिल रहा है सरकारें उसको लेकर के काम चलाना है। बट कैंडिडेट अधिक है, सीट कम है, तो सरकार तो बेस्ट लेगी, और बेस्ट लेगी तो एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, अपने आप ही आपका टफ़ होगा। तो चूँकि एग्ज़ाम टफ़ हो रहा है, इसका लेवल हाई होता जा रहा है, तो हम लोग भी जो अपना प्रिपरेशन को जो यानी प्रिपरेशन का लेवल को हम लोग भी हाई करेंगे। तो जो जिससे प्रश्न ज़्यादा जोर करके पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावनाएं हैं, तो उनके बारे में आज हम लोग मूल रूप से इस क्लास में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे दोस्तों स्थान, यानी स्थान जानेंगे, खोज जानेंगे, यानी किस जगह की खोज हुई, वह किस नदी पर है, उसके खोजकर्ता कौन थे, और वहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। क्योंकि मूल रूप से जो प्रश्न बनते हैं दोस्तों, तो यहीं से प्रश्न बनते हैं। जो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति जो कल हम लोग पढ़ेंगे, चाहे उसके पतन के कारण, यानी सभ्यता के पतन किस प्रकार हुए, उसके कारणों को जो हम लोग जानेंगे कल की क्लास में, तो वो मेनली जो है आपको मेंस में काम आएगा। पीटी के लिए जो है ये सब चीज़ ही आपको काम आएगा, क्योंकि पीटी में ज़्यादातर इस टाइप का ही प्रश्न पूछा जाता है। तो अभी हम लोग तो फुल्ली पीटी को टारगेटेड है ये क्लास, मेंस के बारे में हम लोग आगे सोचेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे दोस्तों हड़प्पा। तो हड़प्पा की खोज किसने की थी दोस्तों? तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई। कब की गई? 1921 में की गई। और यह किस नदी के तट पर है? तो यह रावी नदी के तट पर स्थित है। और रावी नदी कहाँ है दोस्तों? तो पाकिस्तान में है। यानी वर्तमान में रावी नदी कहाँ है? पाकिस्तान में है। तो रावी नदी पाकिस्तान में है, तो हड़प्पा भी कहाँ चली गई? अभी वर्तमान में पाकिस्तान में ही है। किंतु उस समय जिस समय यानी 1921 में ये खोज की गई, तो उस समय यह भारत का ही हिस्सा था। तो ये हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, पाकिस्तान में, जो कि अभी वर्तमान में यह स्थान है। इसकी खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई। दोस्तों ये प्रश्न तो बहुत बार ही पूछा गया है। 1921 में जो है यहाँ यानी इसकी खोज की गई थी, और यहाँ से जो है कई समाधान
प्राप्त हुए हैं। और भी बहुत कुछ प्राप्त हुआ, पर ये ज़्यादा पूछा जाता है। इसके बाद है आपका दूसरा जो प्रमुख नगर है वह है मोहनजोदड़ो। तो ये मोहनजोदड़ो जो है इसकी खोज कहाँ किसके द्वारा की गई दोस्तों? तो राखाल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में, यानी कि 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खोज की गई और 22 में जो है राखाल दास बनर्जी के द्वारा जो है मोहनजोदड़ो की खोज की गई। तो अगर पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन नगर जिसकी खोज की गई तो कौन होगा दोस्तों? हड़प्पा होगा, मोहनजोदड़ो नहीं होगा, क्योंकि हड़प्पा की खोज 1921 में की गई और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की गई। तो प्रश्न को किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। और यह भी अभी कहाँ है दोस्तों? तो यह भी जो है पाकिस्तान में ही है मोहनजोदड़ो। और इसकी खोज तो बताया मैंने राखाल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में की गई। और यहाँ से दोस्तों को नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है और अन्नागार भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये मोहनजोदड़ो कहाँ है दोस्तों? पाकिस्तान में है वर्तमान में, सिंधु नदी के तट पर यह स्थित है। सिंधु नदी के दाहिने तट पर है और हड़प्पा जो है रावी नदी के बाएं तट पर है, ये भी याद रखिए। अब हम लोग देखेंगे आपका कालीबंगा। तो ये कालीबंगा कहाँ है दोस्तों? तो ये राजस्थान में, यानी वर्तमान में यह जो है भारत में ही है। ये दोनों वर्तमान में कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ है? तो पाकिस्तान में है, किंतु कालीबंगा कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में है। और यह घग्गर नदी के तट पर स्थित है। और इसकी खोज किनके द्वारा की गई? तो अमलानंद के द्वारा की गई। 1961 में इसका उत्खनन स्टार्ट हुआ था। और यहाँ से जो है दोस्तों जुता हुआ खेत का जो है प्रमाण मिला है। तो ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है कि जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ मिले हैं? तो कालीबंगा से मिले हैं, जो कि राजस्थान में स्थित है वर्तमान में। अगला जो प्रमुख नगर है दोस्तों वह है लोथल। और ये लोथल जो है दोस्तों यह क्या था? बंदरगाह था यहाँ से। अब समझिए दोस्तों कि उस काल में बंदरगाह उपलब्ध थे, यानी व्यापार जो है इसका बहुत विस्तार था। ईरान से लेकर के इराक तक जो है, अफ़गानिस्तान वगैरह सब जगह जो इनका व्यापार उस काल में चलता था नदी के रास्ते। यानी बड़े बड़े जहाज़, बंदरगाह थे तो जहाज़ का इस्तेमाल हो रहा होगा। तो अब आश्चर्य इस बात की है कि समझिए उस काल में बंदरगाह थे, जहाज़ें चल रही थी और व्यापार जो है इतने बड़े पैमाने पर हो रहे थे कि यानी सूती वस्त्र, कपास, ये सब का व्यापार जो है दूर दूर देशों तक इनका चल रहा था। तो लोथल एक बंदरगाह था दोस्तों। यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है। और यह अभी कहाँ है दोस्तों? तो गुजरात में स्थित है। वर्तमान में कहाँ है लोथल? तो गुजरात में है। और SR राव के द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी। और गोदीवाड़ा वही आपका जो बंदरगाह है वही उसी को गोदीवाड़ा बोला जाता है। तो यह जो है लोथल कहाँ है दोस्तों? गुजरात में और भोगवा नदी के तट पर है। SR राव के द्वारा जो है खोज की गई और वहाँ जो गोदीवाड़ा मिला है। अगला जो महत्वपूर्ण नगर है वह है रोपड़। और ये रोपड़ कहाँ है दोस्तों? तो पंजाब में है। और यह जो है सतलज नदी के तट पर जो है स्थित है। और इसकी खोज किसके द्वारा की गई? तो बीबी लाल के द्वारा 1950 में जो है इसकी खोज की गई थी। और यहाँ से क्या मिला है दोस्तों? सेल खड़ी की मुहर। तो उस काल में दोस्तों मुहर का जो प्रयोग होता था व्यापार के लिए, चूँकि व्यापार था तो आदान प्रदान के लिए तो मुहरों का प्रयोग हो ही रहा था। तो उस समय सेल खड़ी और मिट्टी के जो है मुहरों का ज़्यादा इस्तेमाल होता था, क्योंकि इसके ही प्रमाण और साक्ष्य जो है ज़्यादातर अलग अलग नगरों से मिले हैं। अगला जो प्रमुख नगर है दोस्तों वह है मांडा। और यह जो है दोस्तों कहाँ है? तो चेनाब नदी पर है। और अभी वर्तमान में ये कहाँ है? तो अब वर्तमान में यह जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है।
तो मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है, चेनाब नदी के तट पर है और जेपी जोशी द्वारा जो है 1982 में जो है इसकी खोज की गई थी। दोस्तों कोई भी सभ्यता हो, कोई भी संस्कृति हो, उसका विकास हमेशा जो है नदी के किनारे, नदी के आसपास ही होता है। चाहे आप मेसोपोटामिया के ले लीजिए, मिस्र की सभ्यता ले लीजिए, चाहे सिंधु घाटी की सभ्यता, कोई भी बड़ी सभ्यता जो है हमेशा नदी के तट पर ही पाई गई है, क्योंकि जल जो है जीवन है और जल के बिना जो है मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती थी। कोई भी बड़ी सभ्यता आपको जो है किसी भी नदी घाटी के आसपास ही देखा गया है। तो ये चेनाब नदी के आसपास था, इसको खोजा गया, यानी इसकी खोज की गई और जेपी जोशी के द्वारा 1982 में खोज की गई। यहाँ से अगर साक्ष्य की बात करें तो दोस्तों हड्डी के जो नुकीले वानाग्र प्राप्त हुए हैं, चट ब्लेड वगैरह भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है। अगला जो महत्वपूर्ण नगर है दोस्तों वो है सुतकागेनडोर, और यह जो है दोस्तों यह भी अभी वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, यानी यह भी अभी भारत में नहीं है। और यहाँ यह जो है दाश्क नदी के तट पर स्थित है और आर.एल. स्टीन के द्वारा 1927 में जो है इसकी खोज की गई थी और यहाँ से जो है मिट्टी की चूड़ियों के प्रमाण जो है मिले हैं। तो इसको भी जो है मूल रूप से याद रखिएगा। अगला जो महत्वपूर्ण जगह है वह है भगवानपुरा, और यह भी कहाँ है दोस्तों, हरियाणा में है। अभी वर्तमान में यह हरियाणा में है और सरस्वती नदी के तट पर यह स्थित, और जेपी जोशी के द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी और यहाँ से तांबा और कांच की चूड़ियाँ प्राप्त की गई है, यानी तांबा और कांच की चूड़ियों के जो है साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, भगवानपुरा से, जो कि सरस्वती नदी के तट पर है, जिसकी खोज जेपी जोशी के द्वारा की गई और यह जो हरियाणा में वर्तमान में स्थित है। तो अगला जो महत्वपूर्ण नगर है वह है राखीगढ़ी। तो राखीगढ़ी कहाँ है दोस्तों, तो हरियाणा में है और घग्गर नदी के तट पर जो है यह स्थित है। इसकी खोज किसके द्वारा की गई दोस्तों, तो सूरज भान के द्वारा जो है 1969 में इसकी खोज की गई थी और यहाँ जो है उन्नत जल प्रबंधन के लिए यह नगर जाना जाता था। तो राखीगढ़ी किसके लिए जाना जाता है दोस्तों, उन्नत जल प्रबंधन के लिए। यहाँ मैंने पहले ही बताया कि यहाँ की नलियाँ, गलियाँ, सड़कें, सारा कुछ जो है एकदम व्यवस्थित तरीके से थे और सब में जो है पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। सड़कें जो एक दूसरे को समकोण काटती थी और सब सीधी और चौड़ी सड़कें थी। तो यहाँ यह नगर नियोजन यहाँ का उच्च कोटि का था। तो उन्नत जल प्रबंधन कहाँ की विशेषता है दोस्तों, तो राखीगढ़ी की विशेषता है, जो कि घग्गर नदी के तट पर है, जिसकी खोज सूरज भान ने 1969 में की थी और वर्तमान में यह कहाँ है, तो हरियाणा में है। अगला जो महत्वपूर्ण नगर है दोस्तों वो है धौलावीरा और यह गुजरात में स्थित है दोस्तों और जेपी जोशी के द्वारा जो है 1969 से 68 के बीच इसकी खोज की गई थी और यहाँ स्थापत्य शैलकृत के साक्ष्य मिले हैं। अगला जो महत्वपूर्ण नगर है वह है बनावली, और बनावली भी कहाँ है दोस्तों, तो हरियाणा में है और इसकी खोज आर.एस. बिष्ट के द्वारा 1973 से 74 के बीच में की गई थी और यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं दोस्तों वह है मोहरे मिले हैं, बटखरे मिले हैं, लाजवर्द और मनके यहाँ से प्राप्त किए गए, यानी इस स्थान से साक्ष्य के रूप में जो है इसके अवशेष मिले हैं। अगला जो महत्वपूर्ण नगर है वह है रंगपुर और यह भी कहाँ है दोस्तों, तो गुजरात में है और इसके यहाँ से जो है चावल, बाजरा और ज्वार के भूसी मिली है। तो इसलिए जो रंगपुर जो है कृषि के लिए जाना जाता है। तो आपका ये रंगपुर कहाँ है दोस्तों, तो गुजरात में है और यहाँ से चावल, बाजरा और ज्वार के साक्ष्य मिले हैं। अगला है सुरकोटदा, यह भी कहाँ है दोस्तों, तो गुजरात में है और ये सुरकोटदा से क्या मिला है दोस्तों, तो कलश मिला है, सवाधान यानी कलश, शवाधान में कलश मिला है और घोड़े की हड्डी मिली है। तो यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है। तो हम लोग जो है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप का जो प्रश्न बनता है उसके बारे में टोटल हम लोग सब कुछ जान लिए दोस्तों। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। जितना भी ये चीज़ बताया है मैंने इस आज की क्लास में,
आप इसको देखो और इससे रिलेटेड जो चैप्टर है आपके पास, जो भी बुक है चाहे किसी भी प्रकाशन का हो, आप उठाओ उसको, और जो भी ऑब्जेक्टिव बनता है तो आप में ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है इस साक्ष्य, जो साक्ष्य मिले हैं तो मैंने कहीं 1 बताया है, 2 बताया है, तो वहाँ 2 4 हो सकते हैं, बट बाकी इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं जाएगा। साक्ष्य इसलिए 2 4 1 2 ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर मैंने इसमें साक्ष्य ऐसे साक्ष्यों को ही लिया है जिससे प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, और बुक में आपको साक्ष्य जो है और भी ऐसे भी छोटे मोटे साक्ष्य अंकित है जो आपको प्रश्न नहीं पूछे गए और पूछे जाने की संभावना भी नहीं थी, इसलिए मैंने इन साक्ष्यों का जो है एक लिमिटेशन में लिया है, बट बुक में आपको ज़्यादा मिल सकता है। आप पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, आप बुक उठाओ और पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप इतना सारा कुछ कर लोगे तो इससे बाहर जो है आपका प्रश्न नहीं जाएगा, ऑब्जेक्टिव का तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लो। कल की क्लास में हम लोग फिर से सिंधु घाटी सभ्यता के जो धार्मिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, फिर किस प्रकार से इसका पतन हुआ, उन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो कल फिर हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए।